हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। सो प्रीवियस चैप्टर में हमें ये बताया था कि 1950 से 1991 तक की क्या पॉलिसीज थी, उसमें क्या अच्छा हमें देखने को मिला और उससे क्या डिसएडवांटेजेस हुए। क्योंकि जो हमने अचीव किया था उस पॉलिसी के दौरान, वो टारगेटेड, जितना टारगेट किया गया था उतना अचीवमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जिससे अगेन हमारी इंडियन इकोनॉमी में बहुत फ़ायदा हुआ। और वो जो रिफॉर्म्स है वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे? These were based on the assumption that the market force would steer the economy into the path of growth and development. जो हम बात कर रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म इसीलिए लाए गए थे ताकि मार्केट फोर्स हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्टीयर करे, मतलब बढ़ावा दे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी? फर्स्ट, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट्स। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा हो जाता है तो उसे बोलते हैं डेफिसिट। वो बहुत ज़्यादा होने लगे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर्स ज़्यादा थे, पब्लिक इंडस्ट्री ज़्यादा थी, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री ज़्यादा थी, ताकि गवर्नमेंट सोशल डेवलपमेंट कर सके। सोशल डेवलपमेंट के चक्कर में गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गए कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट में चली गई। सेकेंड, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। उस टाइम पे हमारे अगेन इम्पोर्ट्स इतने ज़्यादा थे, तो हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट चला गया, यानी हमने ज़्यादा हमारी कंट्री के बाहर पेमेंट कर रखा था, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा एडवर्स चला गया। गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस वॉज रिलेटेड टू ऑयल। जो इंडिया थी वो पहले ईरान से ऑयल परचेज करती थी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो है इंडिया, दैट इज़ अप टू 80%। लेकिन यूएसए के प्रेशर के कारण इंडिया को अपना पूरा का पूरा ऑयल का इम्पोर्ट सऊदी अरेबिया को देना पड़ा, सऊदी अरेबिया से लेना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे रिजर्व्स जो थे वो पूरे के पूरे खत्म होने लग रहे थे। एंड द राइज इन द प्राइजेस, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? फ्रीडम ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम कंट्रोल इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब हमने जो प्राइवेट सेक्टर्स पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हैं, हमें वो रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगी तभी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और उनके ये जो फिस्कल डेफिसिट्स है, जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तभी इंक्रीज हो पाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप लिया, लिबरलाइजेशन। फर्स्ट था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्या इसमें रिलैक्सेशन दिया? अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी इंडस्ट्री चालू करनी होती थी तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, और उस लाइसेंस की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी। हर किसी को वो लाइसेंस नहीं दिए जाते थे। लिबरलाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज पे से लाइसेंस को हटा दिया गया। डीज रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, रिजर्वेशन हटा दिया गया। मतलब पहले ऐसा था कि ये जो प्रोडक्शन एरिया है वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व्ड है, वो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन उस रिजर्वेशन को भी हटा दिया गया। एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसीलिए लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स किया कि जितना एक्सपांड हो प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बेटर है। फ्रीडम टू इम्पोर्ट गुड्स, इम्पोर्ट टैरिफ बहुत सारे लगाए गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि अगर इम्पोर्ट ज़्यादा किया जाएगा तो डेफिसिट बढ़ेंगे, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होगा, जो कि करेक्ट है। लेकिन इम्पोर्ट पे इतनी सारी ड्यूटीज थी जिसकी वजह से हमारे इंडियन, जो हमारे डोमेस्टिक
प्रोडक्शन हाउसेस थे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही थी। सो यहाँ पे लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने इंपोर्ट गुड्स पे फ्रीडम लगाई ताकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करे। सो लिबरलाइजेशन में इंपोर्ट गुड्स के लिए भी फ्रीडम किया गया। सेकेंड, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. Substantial shift in the role of RBI from a regulator to facilitator of financial sector. RBI को पहले रेगुलेटरी बॉडी कहा जाता था कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए ताकि इकोनॉमी अच्छे से चले, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि आरबीआई को, दैट इज़ हमारी जो सेंट्रल बैंक है, उसे रेगुलेटर की तरह काम नहीं करना चाहिए बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना चाहिए जहाँ पे जिनको लोन्स प्रोवाइड करे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप हो। तो उसके बाद से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आरबीआई ने ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने स्टार्ट किए एज अ फैसिलिटेटर। फिस्कल रिफॉर्म्स, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. सो जो टैक्स रिफॉर्म्स है आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिस्कल रिफॉर्म्स. हमारे इंडिया में दो तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स लगता है ऑन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगता है ऑन द प्रोडक्शन, ऑन द सर्विसेज, ऑन मैन्युफैक्चर, ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो बेसिकली इनकम के अलावा जो भी टैक्सेस, जो भी और तरीके के टैक्सेस होते हैं उन्हें बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इन सब टैक्स में बहुत सारा अलग अलग रिफॉर्म्स किया गया जिससे बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत ग्रोथ हुआ इंडियन इकोनॉमी को. External sector reform, it includes the foreign exchange reform and foreign trade policy. एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि जो बाहर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो रिफॉर्म्स हैं उनमें काफ़ी चेंजेस किए गए और दैट इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. कि पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे ग्लोबली ट्रेड करने में कि इंडिया अगर बाहर एक्सपोर्ट करती है या फिर इंडिया बाहर से इंपोर्ट करती है, सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस से बहुत टैरिफ पॉलिसी थी. लेकिन एक्सटर्नल सेक्टर तब रिफॉर्म लाया गया तो उसके अंदर ये सारे जो टैरिफ्स है, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें हटा दिया गया. ये था हमारा लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन का अगेन सिंपल अगर हम सम अप करें तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हटाए गए, उसे कहा गया लिबरलाइजेशन. नेक्स्ट कम टू प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज. सो अगेन इनिशियली जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट के हाथ में थी, वो पब्लिक सेक्टर थी. लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि प्राइवेट सेक्टर को अब रोल में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए गवर्नमेंट ने, पब्लिक सेक्टर ने क्या स्टार्ट किया कि या तो हम ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दें या फिर हम मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दें. राइट, उन्होंने ये नहीं स्टार्टिंग में किया कि उन्होंने पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं दिया. उन्होंने बोला अभी जो भी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, जो भी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, उसमें से या तो हम ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं या फिर मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को देते हैं ताकि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने लगे. क्योंकि गवर्नमेंट का तो खाली एक काम था सोशल वेलफेयर, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती थी कि सोशल वेलफेयर के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो और वो तभी पॉसिबल था जब प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर काम करना शुरू करे. सो एक ये था. एंड सेकेंडली कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट ने सारी की एज इट इज़ होल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी. राइट, और कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में थी, जैसे रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस. राइट, सो ये सारी चीज़ें पब्लिक के हाथ में थी और बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ चुकी थी. Disinvestment, it refers to a situation when government sell off a part of its share capital of PSU to the private sector. Disinvestments करने चालू किए. डिसइन्वेस्टमेंट में एक तरीके से ओनरशिप है जो कि हम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं. उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, उसके 100% शेयर में से उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को अपने कुछ शेयर्स देने चालू किए ताकि अगर शेयर्स प्राइवेट के हाथ में जाएंगे तो वो उस PSU के ओनर बनेंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उन PSUs को आगे
बढ़ाने की। सो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस associated with increasing openness, growing economic interdependence. सो ग्लोबलाइजेशन में हमने ओपननेस इस तरीके से हमने प्रोसेस किया ताकि ओपननेस इंक्रीज हो। अभी तक जो हमारा इकोनॉमी थी, हमारा जो इंडिया था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होके काम कर रहा था। वो इंडिया में ही ज़्यादातर काम करना प्रेफर कर रहा था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट इस तरीके की रिफॉर्म्स लेकर आए कि इंडिया बाहर की सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करे। जितना ज़्यादा बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा, उतना ज़्यादा बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आएगा और हमारी कंट्री ग्रो करेगी। सो किस तरीके से उन्होंने स्ट्रैटेजीज ली फॉर प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन? इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले सपोज अगर 10% रखा गया था कि फॉरेन कंपनीज 10% आके इन्वेस्ट कर सकती है। सो ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इस इक्विटी को बढ़ा दिया गया। हर इंडस्ट्रीज ने अलग अलग परसेंटेज से बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया ज़रूर गया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। ट्रेडिंग पॉलिसी लॉन्ग टर्म कर दी गई। पहले शॉर्ट टर्म थी, जो भी डीलिंग होती थी वो शॉर्ट पीरियड में ही की जाती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में इस ट्रेड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म कर दिया गया। रिडक्शन इन टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब जो टैक्सेस लगाए जाते हैं। सो पहले इंपोर्ट पे भी बहुत सारे टैक्सेस थे और एक्सपोर्ट पे भी बहुत टैक्सेस थे। सो अगर एक इंडियन का कोई भी बंदा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से इंपोर्ट करता था, तो अगर 100 रुपए की कोई चीज़ है तो उसमें टैरिफ लगा के वो 160-180 तक की हो जाती थी। सो गवर्नमेंट ने इन टैरिफ्स को रिड्यूस किया ताकि वो बाहर से इंपोर्ट करके बहुत ही कम प्राइसेस में इंडिया में बेच सके। सेम गोज विथ एक्सपोर्ट। अगर कोई 100 रुपए की चीज़ है, बाहर जाके वो 160 की हो जाए, तो वो उस पर मार्जिन 10 रुपए या 20 रुपए ही लगा पाता था। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट पे भी गवर्नमेंट ने जो टैरिफ है वो कम कर दिया था ताकि इंडियन इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके। विड्रॉवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिडक्शन। कितनी क्वांटिटी में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो क्वांटिटी भी रिड्यूस कर दी गई थी। मतलब अब आप जो भी चाहो उतना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो ये थे हमारे 3 फॉर्म्स, किस तरीके से हमारे इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया गया, दैट इज थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।